एपिसोड की शुरुआत में हम गू टियानजन को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को देखते हुए उसे बताती है, मेरे बेनिफैक्टर मेरे ग्रैंडपा ने आपके लिए बहुत सारी चीजें भेजी हैं, शायद ये चीजें आपकी कोई काम आ जाएं। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देती हैं उनका चीजों को दिखाने के लिए। हमारा एमसी उन चीजों को देखता है और अपने मन में सोचता है, भले ही ये चीजें लो क्वालिटी की हैं लेकिन ये मेरी काम आ सकती हैं। मैं इनसे किसी तरह के वेपन को रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन इन सभी चीजों को रिफाइन करने के लिए अभी भी मुझे फर्नेस की जरूरत है। फिर मुझे उस तरह का फोर्ज कहाँ मिलेगा, और वो इस बारे में हम तय गू टियानजन से पूछता है। गू टियानजन बताती है कि हमारे पास फोर्ज है लेकिन हम तय वो एंटिक शॉप के अंदर एक स्टोन के अंदर सील है और उस चीज को यहाँ लाना बहुत ही कठिन है, तो बेनिफैक्टर आपको हमारे साथ वहीं चलना होगा। उसकी इस बात को सुनते ही हमारा एमसी मान जाता है और तुरंत जाने के लिए कहता है, और लीजन की इस बात को सुनते ही हम तय गू टियानजन भी मान जाती है और दोनों उसी वक्त वहाँ से उस शॉप की ओर जाने लगते हैं। उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर जेसी परेशान हो जाती है और जलस महसूस करती है, तो वो चिल्लाकर हमारे एमसी को रोक देती है और उससे कहती है कि रात को जाना अच्छा नहीं होगा। उसको यूं चिल्लाता हुआ देखकर और रोकते हुए देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है क्या वो सुबह की बात से परेशान है और घबरा रही है। इस बात को सोचने के बाद वो गू टियानजन को वहाँ से जाने के लिए और कल सुबह आने के लिए कहता है। गू टियानजन वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन उसी शॉप एंटिक शॉप के अंदर हम अपने एमसी और हमते गू टियानजन को देखते हैं। वो दोनों जैसे ही हमते शॉप के अंदर जाते हैं, शॉप ओनर जैंग मिंग उन दोनों का स्वागत करता है और उन दोनों को फोर्ज के पास ले जाता है और हमारे एमसी को उस फोर्ज को दिखाते हुए उसने बताता है कि मिस्टर गू ने आपको इसी चीज के लिए यहाँ भेजा है। हमारा एमसी लीजन उस चीज को देखता है और कहता है कि ये हमते लो क्वालिटी की है और मेरी किसी काम की नहीं है, इसे हमते उठा के बाहर फेंक दो। लीजन की इस बात को सुनते ही हमते शॉप ओनर जैंग मिंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे एमसी को तभी कोई ऑरा महसूस होता है और वो उस ऑरा को महसूस करते हुए एक दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। जब शॉप ओनर हमारे एमसी को उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखता है तो वो हमते हमारे एमसी को पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसे चिल्लाता हुआ रोकता है, और हमारा एमसी नहीं रुकता और उस दरवाजे के सामने आकर उस शॉप ओनर से पूछता है कि आखिरकार इस दरवाजे के अंदर क्या है। लीजन की इस बात को सुनते ही शॉप ओनर घबरा जाता है और उसे डरते हुए कहता है कि मास्टर ली इस चीज के बारे में भूल जाइए, मैंने बहुत पैसे और बहुत मेहनत के बाद उस चीज को वहाँ सील किया है। उसकी इस बात को सुनते ही हमारा एमसी उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है और अपने मन में सोचता है, जस्ट मैं इस दरवाजे की ओर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। मुझे पक्का यकीन है उस दरवाजे के अंदर कोई चीज है जो मेरे काम आ सकती है। और वो आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने एक फर्नेस होता है। उस फर्नेस को देखते ही हमारा एमसी अपने मन में कहता है, खोस्ट फोर्ज, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब इससे पहले शॉप ओनर हमारे एमसी को रोके वो हमते अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर उस हमते घोस्ट फोर्ज को उस फॉर्मेशन से आजाद कर देता है, और जैसे ही वो फॉर्मेशन ब्रेक होती है वैसे ही उस फर्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा घोस्ट एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी को देखते ही हमारा एमसी कहता है, फाइनली तुम यहाँ हो। दूसरी तरफ वो शॉप ओनर और बहुत ज्यादा घबराया होता है। हम उस फर्नेस को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हंसने की आवाज आ रही होती है और अचानक से उसके अंदर से एक पीक की तरह दिख रहा डीमन बाहर निकल आता है और हंसते हुए चिल्लाने लगता है कि मुझे भूख लगी है, और हमारे एमसी को देखते ही उसकी ओर अपना मुंह खोल कर बढ़ने लगता है। वो डीमन हमारे एमसी यानी लीजन के ऊपर अटैक करता हुआ बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा ब्रेन खाना है। वो डीमन जैसे ही हमारे एमसी यानी लीजन के ऊपर अटैक करता है हमारा एमसी स्पिरिचुअल एनर्जी का सील बचाकर बच जाता है, लेकिन वो उस अटैक से पीछे घिसक जाता है यानी ढकेला जाता है, और इस बात से हमारा एमसी भी गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद बोदलिंग यू स्वॉर्ड कर सेकंड फॉर्म यूज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वो अटैक जैसे ही जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है वो मॉन्स्टर चिल्लाकर हमते एक छोटे पिग में बदल जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। हमारा एमसी उस पिग के पास जाता है और उस पर हमते गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, अगर तुम मेरे किसी भी यूज के नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी जान से मार देता। लीजन की इस बात को सुनते ही वो पिग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद वो डीमन डर के मारे उसी फर्नेस के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो डीमन उस फर्नेस के अंदर जाता है वैसे ही गू टियानजन और वो शॉप ओनर हमारे एमसी के पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, लेकिन इससे पहले हमारा एमसी उनके सवालों को जवाब दे। लीजन को कोई चीज महसूस होती है और वो एक अटैक बनाकर हमते सीधे छत के ऊपर करता है, और वो अटैक जैसे ही लगता है वैसे ही हमते छत को
तोड़कर एक असेसन की टाइप का हमते बंदा नीचे जमीन पर गिरता है। उस बंदे को देखते ही हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार उसको किसने भेजा था, लेकिन वो बंदा हमारे एमसी का कोई जवाब नहीं देता है और अचानक से अपनी स्पाइडर सिल्क पावर का यूज करता हुआ हमारे एमसी के गले को बांध लेता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और चिल्लाता हुआ कहता है, मेरे सामने यूं बेवकूफों की तरह खड़ा होकर मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा तो उसके धड़ से उसका सर कब गायब हो जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और तुम भी एक बेवकूफ हो जो मेरे सामने यूं खड़े हो और मुझसे यूं सवाल पूछ रहे हो। जिसके बाद वो अपने हाथ से उस सुपर स्पाइडर सिल्क को खींचता है और हमारे एमसी को हमसे कुछ भी नहीं होता। इस चीज को देखकर उस बंदे की फटकी चार आ जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार वो अब क्या करे। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसके स्पाइडर सिल्क को बहुत ही आसानी से अपने गले से निकाल लेता है और उस पिग डेमन को ऑर्डर देते हुए उससे कहता है कि अब मैं देखता हूँ तुम कितने कैपेबल हो। जिसके बाद वो डीमन अचानक से ही उस हमते बंदे यानी असेसन के ऊपर अटैक कर देता है। वो असेसन कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पास मारा जाता है। लीजन उस बंदे के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। चेक करने पर उसे उसके हाथ में एक निशान मिलता है। उस निशान को जब लीजन के बगल में खड़ा हुआ हम शॉप ओनर देखता है तो वो घबरा जाता है और जोर से ब्लड डीमन चर्च चिल्लाता है। जिसके कुछ देर बाद वो हमारे एमसी यानी लीजन को बताने लगता है कि ब्लड डीमन चार्ज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मास्टर ली, आखिरकार आपने किससे पंगा ले लिया जो कि इस हद तक बढ़ गया कि वो हमसे ब्लड डीमन चार्ज से आपको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। शॉप ओनर की बात सुनते ही हमारा एमसी कहता है डोंग फैंग, उसके अलावा और कौन होगा। डोंग फैंग का नाम सुनते ही गू टियानजन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेनिफैक्टर के ऊपर असैसिन से अटैक करवाने की। मैं ग्रैंडपा को कॉल कर ये सारी चीजें बताने वाली हूँ और वो सच में हमते गूबेन को कॉल लगा कर ये सारी चीजें बता देती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद गूबेन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये सारी चीजें ठीक करता हूँ। सीन चेंज होता है और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम डोंग फैंग को देखते हैं जो कि मजे कर रहा होता है और खुद से कह रहा होता है कि लीजन मुझे तुम ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम करना है तो खुद को करो, आखिरकार तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। लेकिन इससे पहले उसकी बात पूरी हो उसके पीछे दो गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। डोंग फैंग मुड़कर देखता है तो वो गार्ड्स आगे बढ़कर उसे उठा लेते हैं और जबरदस्ती उसे एक कार के अंदर ले जाकर फेंक देते हैं यानी पटक देते हैं। इससे पहले कि डोंग फैंग कुछ और बोले उसके वो अपने सामने डोंग फैमिली के बटलर को देखता है जो कि उसे गुस्से में देख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें गू फैमिली के मैनर को दिखाया जाता है जिसके सामने वही शिनयून जो कि डोंग फैमिली का बटलर है वो डोंग फैंग का बाल खींचता हुआ गू फैमिली के मैनर के सामने जाता है और डोंग फैंग के ऊपर लात रखते हुए गू फैमिली से माफी मांगता है और उससे कहता है कि जो भी डोंग फैंग ने किया उसके लिए वो हमसे डोंग फैमिली की तरफ से गू फैमिली से माफी मांगता है। और ये कहने के साथ वो डोंग फैंग को एक लात भी मारता है। तभी हमते उस बटलर के सामने हमते गू टियानजू आता है और उससे कहता है, हमारे ग्रैंडपा ने कहा है जो भी हमारे बेनिफैक्टर को प्रोवोक करेगा वो गू फैमिली का दुश्मन होगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हम इसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। ये सारी चीजें हमते गू फैमिली के मैनर के छत के ऊपर खड़े हुए के हमते वो गूबेन भी देख रहा होता है और उसके साथ लीजन भी देख रहा होता है। गूबेन उस बटलर को देखते हुए हमारे एमसी से कहता है कि कभी भी अब डोंग फैमिली गू फैमिली को प्रोवोक करने के बारे में नहीं सोचेगी। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे तुमने यही दिखाने और बताने के लिए बुलाया है। जिस पर गूबेन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, मेरे बेनिफैक्टर को जिस चीज की जरूरत थी मैंने उस चीज को ढूंढ लिया है। और ये कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमते उस बटलर और हमते डोंग फैंग को एक कार के अंदर देखते हैं जहाँ बटलर फोन में बात कर रहा होता है और कहता है यस मास्टर, और फोन काटने के साथ ही वो हमते डोंग फैंग को एक लात मारता है और कार से धक्के मार के निकाल देता है और उससे कहता है, यंग मास्टर अब से अब अपना ख्याल खुद रखिएगा, डोंग फैंग फैमिली को अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो दरवाजा बंद कर वहाँ से निकल लेता है। डोंग फैंग युआन उस बटलर को जाते हुए देखकर गुस्से में कहता है, शिनयून तुम एक कुत्ते हो जो मेरे पापा के बगल में रहते हो, एक बार मुझे मौका मिलने दो, सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा और उसके बाद मैं उस कुत्ते का मीन हमते लीजन और गू फैमिली को खत्म करूंगा। सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी लीजन को दिखाया जाता है जो कि हमते उसी होस्ट फर्नेस का यूज कर रिफाइनिंग कर रहा होता है। लीजन मटेरियल का यूज करके हमते रिफाइन कर लेता है और मैं रिफाइन करने के बाद उसने 3 चीजों को बनाया होता है।
है एमसी उन चीजों को देखता है और अपने मन में कहता है भले ही ये मैजिक वेपन बहुत ही कमजोर लग रहे हैं, लेकिन वो फील्ड रिफाइनिंग के स्टेज के कल्टीवेटर के अटैक को भी कुछ देर के लिए सह सकते हैं। और ये सोचने के बाद वो कमरे से निकलता है और जीसी के पास जाकर उनमें से एक चीज उसे भी दे देता है। जीसी उस चीज को पहन लेता ही है और हमारा एमसी उसे बताता है इस मैजिक वेपन को मैंने पर्सनली बनाया है जो कि तुम्हें भी सुरक्षित रखेगा, तो इसे कभी भी मत उतारना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर हमारी जीसी उससे पूछती है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर हमारा एमसी लीजन उसे बताता है कि मुझे जिस चीज की तलाश थी उस चीज को गू फैमिली ने ढूंढ लिया है, बस मैं उसी चीज के पास जा रहा हूँ और मैं उसे लेकर बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जिस पर जीसी भी उसे भेज देती है और सुरक्षित रहने के लिए बोलती है। हमारा एमसी जैसे ही बाहर आता है वो कॉन्ग को देखता है, वो उनमें से एक मैजिक वेपन उसे भी दे देता है और उसे बताता है कि ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी और तुम्हें कल्टीवेट करने में भी मदद करेगी, लेकिन अगर कभी भी तुमने बिट्रे की करने की कोशिश की मुझे, ये चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर देगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम अपने एमसी और साथ में गू टियानजुन और उसकी सिस्टर गू टियानजन को देखते हैं, जो कि हमारे एमसी को डेथ अरेना के बारे में बता रहे होते हैं कि ये एकदम बॉक्सिंग की तरह है, लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ सुपर पावर्स यूज करने वाले हमते पार्टिसिपेट करते हैं और वो रिलीग इसी हमते अंडरग्राउंड प्लेस में है जहाँ ये डेथ अरेना है। और इस डेथ अरेना का ओनर जो है वो एकदम पागल है और अगर हम अपनी गू फैमिली का हमते पावर यूज करके भी उसे मजबूर करने की कोशिश करें, वो हमें उस रैली के अंदर नहीं जाने देगा। तो मैंने और मेरे सिस्टर ने हमते यहाँ पास फैसला लिया है कि हम दोनों इस डेथ अरेना में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो ओनर आपको हमते उस रैली के अंदर जाने दे। डेथ अरेना में पार्टिसिपेट करने की बात को सुनकर हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग पक्का हमते खुद पर कॉन्फिडेंस है कि तुम इसमें मरोगे तो नहीं। लीजन की इस बात को सुनने पर हमते गू टियानजुन उसे चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि इस डेथ अरेना में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है, जिसे पहनने के बाद उन सभी की पावर इक्वल लेवल पर आ जाती है और हम ब्रदर और सिस्टर से जो भी इक्वल लेवल में फाइट करता है उसका हारना तो पक्का है। उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर अपने मन में हमारा एमसी सोचता है अगर इन दोनों की ऐसे ही मेंटेलिटी बनी रही तो ये लोग ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये सोचने के बाद वो गू टियानजन की ओर बढ़ता है और बहुत तेजी से उसके एक्यूपेंचर पॉइंट्स को दबाने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वो हमते गू टियानजन को छोड़ देता है। और इससे पहले गू टियानजू को कुछ समझ में आया वो उसके भी एक्यूपेंचर को दबा देता है। एक्यूपेंचर दबाते ही गू टियानजू के अंदर से उसकी फायर पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके शरीर को जलाने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। गू टियानजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो फायर उसके शरीर को जला रही होती है, तभी उसे हमारे एमसी की आवाज आती है जो उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा होता है। लीजन की इस बात को सुनते ही वो ध्यान केंद्रित करता है और कुछ ही देर बाद वो अपनी फायर के ऊपर कंट्रोल पा जाता है। गू टियानजू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हमारे एमसी लीजन को थैंक यू बोलता है, जिस पर हमारा एमसी उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है क्योंकि तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। और इतना कहने के बाद हमारा एमसी लीजन वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे वो दोनों भी चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम डेथ एरिना के हॉल को देखते हैं जहाँ हमारा एमसी लीजन और वो दोनों भाई बहन उसके साथ साथ लीडर की रूम की ओर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक हमते गू टियानजू की सिस्टर गू टियानजन के सामने एक आदमी कूद पड़ता है और जबरदस्ती उसके चेहरे को देखने और उसे छूने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हमारा एमसी उसे एक लात मार कर दूर गिरा देता है। लीजन की एक ही किक से वो आदमी डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। हमारा एमसी लीजन वहाँ से अपने साथियों के साथ जाने लगता है कि तभी उसके पीछे से कोई आदमी हाथ रखता है। जब हमारा एमसी पीछे देखता है तो उसके सामने लुओ शान नाम का एक बंदा खड़ा होता है। वो हमारे एमसी को देखते हुए उससे कहता है क्या तुम यहाँ नए हो, तुम्हें यहाँ का रूल या कुछ भी नहीं पता है क्या? लगता है तुम नए ही हो इसलिए यहाँ आते ही तुमने परेशानी खड़ी कर दी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और अगर अब तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने झुको और अपने घुटनों के बल आओ और अपनी नाक रगड़ो और मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। उसकी इस बात को सुनते ही हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करता हुआ उसकी तरफ घूर के देखता है। बस उसके एक नजर से ही वो बंदा पूरी तरह से डर जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये बंदा है कौन? इतनी खतरनाक वाइब मुझे आखिरकार कैसे महसूस हो रही है इस बच्चे के अंदर से? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुरंत खत्म कर देगा। वो बंदा इससे पहले और कुछ सोचे किसी की आवाज आती है जो उससे कहता है
है, लूशन वो लोग यहाँ पास नए हैं और मेरे गेस्ट भी, तो क्या तुम मेरे लिए ये बात छोड़ सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। इस बंदे का नाम है शियांग नान और ये हमती डेथ एरिना का सब फील्ड लीडर है। इस बंदे की बात सुनते ही वो बंदा जिसका नाम लुओ शान है वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें लीडर के रूम को दिखाया जाता है। गुटियान जो शियांग नान से कहता है, होल मास्टर जैसे की बात हुई थी वैसे ही मैं और मेरी सिस्टर उस डेथ एरिना में पार्टिसिपेट करेंगे और आप मास्टर ली को उसी रेलिक के अंदर जाने देंगे। गुटियान जो की इस बात को सुनने पर शियांग नान कहता है, ठीक है, तुम लोगों को हमसे डेथ एरिना में पार्टिसिपेट करना होगा और मैं इसे, जो भी इसका नाम है मास्टर ली, इसे उस रेलिक के पास जाने दूंगा और वो उसके अंदर भी जा सकता है, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि कभी भी कोई भी उस रेलिक के अंदर गया है तो वापस नहीं आया है। हम लीजन को देखते हैं जो कि अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने हमसे स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज कर उस रेलिक के अंदर जाता है और उसे स्कैन करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि रेलिक के सामने ही वहाँ पर सोल फॉर्मेशन लगी हुई है। इसीलिए कोई भी बंदा अगर अंदर जाता है तो उसकी सोल शक हो जाती है या कहे डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसीलिए कोई भी बंदा अगर अंदर जाता है तो बाहर इसीलिए नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और उन लोगों को एक सीट तैयार करने के लिए कहता है अरेना में। सीन चेंज होता है और हमें डेथ अरेना को दिखाया जाता है जहां कंपटीशन हो रहे होते हैं और लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हमारा एमसी लीजन भी वहीं बैठकर उस मैच को देख रहा होता है और कुछ देर बाद वो बोर हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी हमते सोल का एक पार्ट काटता है और उसे उसी हमते रेलिक के अंदर डाल देता है। सीन चेंज होता है और हम उसी रेलिक के अंदर अपने एमसी के रिमेंट सोल को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेशन रेलिक को स्कैन करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक सोल ईटिंग मॉन्स्टर हमसे उस पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी उस अटैक से किसी तरह बचता है और जब वो सामने देता है तो उसके सामने बहुत सारे सोल ईटिंग डीमंस होते हैं जो कि उसे ही घूर रहे होते हैं। हमारा एमसी अपना एक अटैक रेडी करता है और एक ही बार में उन सभी को खत्म कर देता है। उन सभी के खत्म हो जाने के बाद हमारा एमसी सोचता है इतना आसान ये कैसे हो सकता है। बस उसके इतने सोचने ही की देर थी कि उसके ऊपर एक बीस्ट जो कि हमसे सोल ईटिंग बीस्ट होता है उस पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी उससे किसी तरह से बचता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सुनो इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं आए हैं और जितने भी आए हैं मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो तुम लोग ज़्यादा हमसे कमेंट मत करना कि नेक्स्ट एपिसोड इसके जैसे ज़्यादा एपिसोड आएंगे पर चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी तक तुम कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो कि कौन सा अब नया मांगा मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। और तुम मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिस पर मैं दांगवा या एनिमियम ते दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना।